नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द केस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और उस मैनिफेस्टो में अलग जैसे युवाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है, बुजुर्गों के लिए क्या है, तो सारी सारी चीज़ें इसमें समाहित है मैनिफेस्टो में। तो एक एक करके देख लेते हैं कि आखिरकार कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है। कांग्रेस की जब गठबंधन की या फिर कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस या गठबंधन जो है कि ये तो मेन मैनिफेस्टो कांग्रेस का है। तो अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो जारी किया गया है, तो कांग्रेस क्या-क्या करेगी देश के उन सभी 140 करोड़ लोगों के लिए, तो एक-एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले युवाओं के लिए कांग्रेस क्या करेगी, इसमें देख लेते हैं। तो पहले पॉइंट पे है, पहली नौकरी पक्की गारंटी देने के लिए अप्रेंटिस एक्ट 1961 को हटाकर अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम लाया जाएगा। यह कानून 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक के लिए निजी एवं सरकारी क्षेत्र की कंपनी में 1 साल का प्रशिक्षुता कार्यक्रम प्रदान करेगा। इस कानून के तहत हर प्रशिक्षु को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का मानदेय दिया जाएगा। यानी ये जो मानदेय है, जो अप्रेंटिस से संबंधित है, उनके लिए है। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे है कि नौकरी परीक्षाओं के लिए पेपर लीक, प्रश्न पत्र लीक होने के मामले का निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन और पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। तो ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए बहुत बड़ा उपहार साबित हो सकता है, क्योंकि जो है कि आए दिन पेपर लीक होते रहते हैं और इससे जो कि अभ्यर्थियों को कई प्रकार के जो बोझ बढ़ जाते हैं उन पे। तो इसमें साफ-साफ दिया कि जो प्रश्न पेपर लीक होता है, उसके मामले में जो कि फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाएगा और उसके बाद जो पीड़ित हैं उनको कहीं न कहीं आर्थिक मुआवजा भी दिया जाएगा। तीसरे पॉइंट पे केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत लगभग 30 लाख रिक्त पदों को भरा जाएगा। तो युवाओं को आकर्षित करने का एक अच्छा मौका यही है कि जो भी केंद्र में नौकरी जो कि रिक्त पड़ी हुई है, उसे अब जो है कि 30 लाख पदों को भरने का काम करेगी कांग्रेस की सरकार, अगर 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो। चौथे नंबर पे है स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना का पुनर्गठन किया जाएगा और उपलब्ध फंड का 50% 5,000 करोड़ रुपए देश के सभी जिलों में समान रूप से आवंटित किया जाएगा। पांचवें नंबर पे है उन आवेदकों को एक बार की राहत मिलेगी जो महामारी के समय 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के दौरान सरकारी परीक्षा नहीं दे सके थे। तो कोविड पेंडेमिक के दौरान जो भी अभ्यर्थी एग्जाम नहीं दे सके थे 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के मध्य, तो उनको कहीं न कहीं राहत देने की बात कही जा रही है। छठे पॉइंट पे है सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी राहत की बात होगी अभ्यर्थियों के लिए कि जितने भी केंद्र के सरकारी जो फॉर्म आएँगे, उनका कहीं न कहीं आवेदन शुल्क समाप्त किया जाएगा। क्योंकि जो फॉर्म आता है, अभी ईएमआरएस का फॉर्म आया था, आप देख सकते हैं 1500-1800 रुपए ईएमआरएस के फॉर्म का चार्ज लिया गया था। तो इतने महँगे-महँगे जो है कि केबीएस का भी उसी तरह होता है। तो कहने का आशय है अगर इस तरह के परीक्षा शुल्क को समाप्त कर दिया जाएगा तो अभ्यर्थियों के हित में ये सबसे बड़ी बात होगी और अगर अभ्यर्थियों के हित में अगर कोई बात सामने आती है तो उसको ज़रूर से सपोर्ट किया जाना चाहिए। इसके बाद है 7वें पॉइंट पे सभी छात्र शैक्षिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 तक ब्याज सहित ऋण की देय राशि को माफ किया जाएगा और बैंकों को सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। 8वें पॉइंट पे 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों को प्रति माह 10,000 रुपये की खेल छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। तो ये भी एक सराहनीय कदम होगा कि अगर कोई छात्र जो है या कोई प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, अगर वो उसकी खेल में रुचि है और उसको सपोर्ट की ज़रूरत है तो सरकार जो है 10,000 रुपये जो है कि उसके छात्रवृत्ति के रूप में मुहैया कराएगा। इसके बाद और बात कर लेते हैं कि और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या-क्या शामिल है। तो सबसे पहले राष्ट्रव्यापी आर्थिक, सामाजिक, जाति जनगणना शामिल है। तो ये भी एक अच्छा कदम होगा कि भारत की पूरी जातिगत जनगणना कराया जाए और देखा जाए कि किस समूह, किस वर्ग के कितने लोग हैं, किस जाति के कितने लोग, और उसी के साथ-साथ कहीं न कहीं सभी को नौकरियों में वरीयता भी दिया जाना चाहिए कि किस वर्ग की कितनी हिस्सेदारी है। उसके बाद दूसरी बात है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50% का कैप हटाया जाएगा। तो ये 50% का जो आरक्षण कैप है उसको कहीं न कहीं हटाया जाएगा
और हो सकता है कि आने वाले समय में जब जाति का जनगणना हो जाएगी तो उसके बाद और भी जो रिजर्वेशन है वो आने वाले समय में बढ़ाया जा सकता है। तीसरे पॉइंट पे है शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू किया जाएगा। चौथे पॉइंट पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के भीतर भरा जाएगा। यानी जो भी SC ST और OBC के पद खाली है पूरे भारत में, तो 1 साल के अंदर अंदर कांग्रेस का दावा है कि 1 साल के अंदर अंदर सभी रिक्त पदों को वो भरेगी। पांचवें पॉइंट पे है सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में संविदा भर्तियों की जगह नियमित भर्तियां और अभी जो संविदा कर्मी है उनका नियमितीकरण किया जाएगा। यानी ये भी एक अच्छा स्टेप है कि जो भी सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में संविदा पे भर्ती हो रही है और सरकार इन दोनों कर रही है, तो उसके स्थान पे जो संविदा की भर्ती नहीं होगी और जो भी संविदा पे हैं उनका नियमित किया जाएगा और आगे जो है कि नियमित रूप से ही भर्ती किया जाएगा, संविदा पे भर्ती नहीं किया जाएगा। छठवें पॉइंट पे है कि भूमिहीनों को जमीन दी जाएगी। सातवें पॉइंट पे है व्यापक परामर्श के बाद पार्टी LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित जोड़ों के बीच सिविल यूनियनों को मान्यता देने के लिए एक कानून लाया जाएगा। तो सारे स्टेप कहीं न कहीं भारत के भविष्य को एक सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए अच्छे कदम प्रतीक होते हैं। इसके बाद संविधान रक्षा का भी वादा किया गया है, तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या वादे में क्या क्या शामिल है। तो पहले पॉइंट है कांग्रेस ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को अस्वीकार करती है। यानी अभी जो वर्तमान सरकार है वो जो है कि एक राष्ट्र एक चुनाव पे जोर देने के लिए कमेटी बना दी है और उसके आधार पे भी जो भी निर्णय आएगा भविष्य में हो सकता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव पे विचार किया जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को जो है कि मतलब समाप्त कर दिया जाएगा, उसको अस्वीकार कर दिया जाएगा। दूसरे पॉइंट पे है EVM की दक्षता और मतपत्र की पारदर्शिता को संयोजित करने के लिए चुनाव कानूनों में संशोधन होगा। मतदान EVM के माध्यम से होगा, लेकिन मतदाता मशीन से उत्पन्न मतदान पर्ची को वीवीपैट इकाई में रख और जमा कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोट मिलान का वीवीपैट पर्ची मिलान से किया जाएगा। इसके बाद जो तीसरे पॉइंट पे है संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन किया जाएगा और दल बदल करने वाले विधायक या सांसद को विधानसभा या संसद की सदस्यता से स्वतः अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा स्टेप जो है कि सबसे बड़ा वादा ये जो है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा वादा प्रतीत हो रहा है कि 10वीं अनुसूची में संशोधन किया जाए और जो भी दल बदल करते हैं विधायक या सांसद उनकी सदस्यता को अयोग्य घोषित किया जाता है, स्वतः अयोग्य घोषित हो जाएंगे। क्योंकि आजकल जो है कि एक बहुत बड़ा ट्रेंड बनता जा रहा है और जो सांसद या जो विधायक होते हैं जिस दल से चुन के जाते हैं और जो विधायक जो उन्हें वोट देता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को असहज सा और ठगा सा महसूस करता है जब वही सांसद या विधायक किसी एक दल को छोड़ के दूसरे दल में चले जाते हैं केवल अपने स्वहित को साधने के लिए। बाकी जनता कैसी है कैसे नहीं है, मर रही है जी रही है, उससे कुछ मतलब नहीं होता है। केवल सांसद को या विधायक को इससे मतलब होता है कि उनका स्वहित कैसे साधा जा सके। और जब एक दल से दूसरे दल में शामिल होते हैं तो वो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं, बाकी जो है कि अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा स्टेप है, एक अच्छा कदम है। चौथे पॉइंट पे है भोजन और पहनावे, प्यार और शादी एवं भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा और निवास की व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप नहीं होगा। सभी कानून और नियम जो अनुचित रूप से हस्तक्षेप करते हैं उन्हें रद्द किया जाएगा। पांचवें पॉइंट पे संसद के दोनों सदन साल में 100 दिनों के लिए चलेंगे। सप्ताह में एक दिन प्रत्येक सदन में विपक्षी बेंच द्वारा सुझाए गए एजेंडे पर चर्चा के लिए समर्पित किया जाएगा। दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को किसी भी राजनीतिक दल से अपना संबंध तोड़ना होगा, तटस्थ रहना होगा। तो एक अच्छा कदम है, एक सराहनीय कदम है कि जो सप्ताह का एक दिन होगा विपक्षी बेंच द्वारा सुझाए गए एजेंडे पर चर्चा के लिए समर्पित किया जाएगा। कहीं कहीं लोकतंत्र में संवाद को स्थापित करने के लिए एक जरूरी चीज हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र का दूसरा आशा ही संवाद स्थापित करना है। जब तक आप संवाद स्थापित नहीं करेंगे तब तक लोकतंत्र के मायने जो है कि सामने निकल कर नहीं आएंगे। अगर आप एक तरफा अपनी बातों करेंगे तो ये जो है कि उचित प्रतीत नहीं होता है। फिलहाल 6वें पॉइंट पर योजना आयोग को बहाल किया जाएगा। जो नीति आयोग इस सरकार ने जो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कर दिया, तो सरकार का जो कांग्रेस का करना है कि अब वो योजना आयोग को लाएगी पुनः
7वें पॉइंट पे है पुलिस जांच और खुफिया एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेगी। जिन बेलगाम शक्तियों का अभी वो प्रयोग करते हैं उन्हें कम कर दिया जाएगा। जैसा भी मामला हो उन्हें संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। 8वें पॉइंट पे है कानून को सख्त बनाकर उपयोग करने, मनमानी तलाशी, जब्ती और कुर्की, मनमानी और अंधाधुंध गिरफ्तारियां, थर्ड डिग्री तरीकों, लंबी हिरासत में मौत और बुलडोजर न्याय को समाप्त करने का वादा है। तो कांग्रेस का यह वादा कहीं न कहीं अगर सकारात्मक रूप से देखा जाए तो एक अच्छा वादा प्रतीत होती है, और जो कि सभी के हित के लिए प्रतीत होती है, चाहे उसमें अभ्यर्थी हो, महिला हो या फिर अन्य हो, तो सबके लिए है। तो लोकसभा चुनाव 2019 के लिए क्या घोषणा पत्र था? तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए जन आवाज नाम से घोषणा पत्र जारी किया था। घोषणा पत्र में किसान और रोजगार सबसे बड़े मुद्दे थे। तो इसमें कुछ पिछले घोषणा पत्र की बड़ी बातें भी है, जैसे कि हर साल 20% गरीबों को न्याय योजना के तहत 72,000 रुपये सालाना आर्थिक मदद करना, मार्च 2020 तक 22 लाख खाली पड़े पदों पर भर्ती करना, हिंसक भीड़ पर रोक, लोकसभा में नया कानून, युवाओं को पक्का रोजगार, जीएसटी को आसान बनाना, मनरेगा में 100 दिन से बढ़कर 150 दिन रोजगार की गारंटी, ग्राम पंचायत में 10 लाख नौकरियां, जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा के लिए खर्च करना। तो ये एक अच्छा कदम था कि जो जीडीपी का 6% हिस्सा है वो शिक्षा के खर्च में जाएगा। किसान कर्ज न चुका पाए तो आपराधिक मामला नहीं होगा। तो महिलाओं के लिए क्या क्या वादे किए गए हैं इसको भी देख लेते हैं। 2024 के जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, तो इसमें पहला पॉइंट पे प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नगद हस्तांतरण के रूप में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रदान करने के लिए एक महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया गया है। हितग्राहियों की पहचान सबसे जरूरतमंद परिवारों में से की जाएगी। तो जिसको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होगा उसको जो है 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा, और ये जो है कि महालक्ष्मी योजना के नाम से शुरू करने की संकल्प है कांग्रेस। दूसरे पॉइंट पे यह राशि सीधे घर की सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। बुजुर्ग महिला के नहीं रहने पर इसे परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। तीसरे पॉइंट पे कांग्रेस ने कहा है कि संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम महिलाओं के प्रति भाजपा के विश्वासघात का प्रतीक है। संशोधन अधिनियम में कुटिल प्रावधान है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों के आरक्षण को 2029 के बाद ही लागू करने की अनुमति देंगे। कांग्रेस इन कुटिल प्रावधानों को हटा देगी और संशोधन अधिनियम को तुरंत लागू किया जाएगा। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण उन राज्य विधानसभा में लागू हो जाएगा जो 2025 के विधानसभा चुनाव में चुनी जाएगी। तो कांग्रेस का इरादा है कि जो भाजपा ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया था कुछ समय पूर्व, तो 2029 में उसको कार्य करने की योजना है भाजपा की, जबकि कांग्रेस कर रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है 2024 में तो ये उससे जो है कि 2025 से ही लागू कर देगी, जहाँ पे विधानसभा 2025 में चुनाव होने हैं। चौथे पॉइंट पे है कि 2025 में महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी यानी 50% नौकरियां आरक्षित किया जाएगा, यानी 50% नौकरियां जो है कि महिलाओं के खाते में आ जाएगी। महिलाओं के वेतन में भेदभाव को रोकने के लिए समान काम समान वेतन का सिद्धांत लागू किया जाएगा। छठे पॉइंट पे है कांग्रेस महिलाओं को दिए जाने वाले संस्थागत ऋण की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि किया जाएगा। सातवें पॉइंट पे विवाह, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेना, संरक्षकता आदि के मामलों में महिलाओं और पुरुषों का समान अधिकार होना चाहिए। सभी कानूनों की समीक्षा किया जाएगा। इसके बाद इस मैनिफेस्टो में किसानों के लिए क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दी जाएगी। दूसरे पॉइंट पे है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग अर्थात CACP को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा। तीसरे पॉइंट पे खरीद केंद्रों और APMC पर किसान विक्रेता को दे न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सीधे किसान के बैंक खाते में डिजिटल रूप से जमा किया जाएगा। चौथे पॉइंट पे है फसल बीमा को खेत और किसान के अनुरूप बनाया जाएगा। किसान से बीमा राशि के अनुसार प्रीमियम लिया जाएगा और सभी वादों का वाद है उसका निपटान 30 दिन के भीतर किया जाएगा। पांचवें पॉइंट पे है बड़े गांव और छोटे शहरों में किसानों के लिए खुदरा बाजार स्थापित किया जाएगा ताकि किसान अपनी उपज ला सके और उपभोक्ता को बेच सके। अब इस मैनिफेस्टो में शिक्षा के लिए क्या है, तो शिक्षा के लिए
जो पहला पॉइंट है, सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। दूसरे पॉइंट पे है, सरकारी स्कूलों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए विशेष शुल्क लेने की प्रथा को समाप्त किया जाएगा। तीसरे पॉइंट पे है, राज्य सरकारों के परामर्श से केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो ये रहा कांग्रेस का संपूर्ण मैनिफेस्टो, जो 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 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे थे, महत्वपूर्ण बातें थे, उसको समाहित किया गया है। तो संपूर्ण मैनिफेस्टो को देखो, आपको क्या लगता है, इसको जरूर से कमेंट करें। और अगर इस मैनिफेस्टो को देखा जाए तो कहीं ना कहीं सारी बातें सकारात्मक रूप से कही गई, कुछ ऐसी बात इसमें नहीं है जो कि केवल ख्वाब के तौर पे देखा जाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आता है उसको जरूर जरूर से लाइक करें। मैनिफेस्टो पसंद आता है या फिर ना पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।